नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूं आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके आने वाली रीट एग्जाम, एमपीटेट और सीटेट और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो पियाजे से संबंधित प्रश्न है आपके। पियाजे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाओं में बालक के विकास की चर्चा की है। ठीक है, कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर पियाजे से संबंधित प्रश्न है, तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पियाजे के प्रश्न में दिया क्या गया है? अमूर्त संकल्पनाओं का विषय तार्किक चिंतन कब प्रारंभ करता है? कौन सी अवस्था में? क्या मूर्त संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी प्रेरकीय अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? तो प्रश्न एक बार और फिर से पढ़िएगा। निम्नलिखित में पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त अमूर्त तरीके से अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन? तो देखिए, तार्किक चिंतन तो वह करने लग जाता है हम बात करें तो मूर्त में, परंतु अमूर्त तरीके की बात हो रही है। अमूर्त तरीके से संकल्पनाओं का, तो अमूर्त कौन सी होगी पियाजे की? वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा, यहाँ पर हम अवस्थाओं के बारे में पढ़े तो सबसे पहली तो अवस्था होती है संवेदी प्रेरकीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालक के अंतर्गत, 0 से 2 वर्ष तक का बालक संवेदी प्रेरकीय अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक बालक इस अवस्था में रहता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पढ़ रहे हैं। पियाजे का कौन सा? पियाजे का योगदान रहा है संज्ञानात्मक विकास में। तो जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था होती है अगर हम बात करें तो 3 नहीं, यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 नहीं, जो होती है वो होती है 7 से 12 वर्ष तक। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो इस प्रकार से पियाजे ने प्रमुख बांटा गया है। तो उसके जो प्राक संक्रियात्मक अवधि जो होती है, यानी हम पूर्व संक्रियात्मक अवधि के अंतर्गत भी 2 अवधियाँ होती, जो इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवधि है ना, ये दूसरी, इसमें भी 2 अवधियाँ होती है। इसमें प्राक संप्रयात्मक अवधि, या फिर हम बोल सकते हैं पूर्व प्रज्ञा काल, और दूसरी होती है अंतः प्रज्ञा काल। तो इसकी 2 उप अवस्थाएं भी है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न में, किस पियाजे की किस अवस्था की 2 उप अवस्थाएं भी है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं हैं, जो होती है पूर्व प्रज्ञा काल और अंतः प्रज्ञा काल। इस प्रकार से पियाजे हम मान सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। 1923 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो जीन पियाजे की। और इन्होंने टोटल कितनी 32 पुस्तकों का किया है लेखन कार्य। 32 पुस्तकें इन्होंने इनके द्वारा लिखी गई है। और 4 अवस्थाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अमूर्त तरीके से बच्चा किस अवस्था में सोचता है? वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चा अमूर्त तरीके से, जो सामने उसकी चीज़ें दिख नहीं रही है, उन चीज़ों के बारे में भी वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? जो वस्तुएं उसके सामने है उनके बारे में बच्चा सोच सकता है, विचार कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? क्या कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने? तो देखिए साथियों, कोहलबर्ग सबसे पहले तो गेस्टाल्टवादी है। कोहलर है। कोहलबर्ग जो है, ये इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो अवस्थाएं बताई है वो 3 प्रकार की, और इनकी 2-2 उप अवस्थाएं भी है। तो 6 अवस्थाएं जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें होती है। तो यहाँ पर तो ना तो 3 और ना 6 की बात हो रही है, 4 की अवस्थाओं की बात। एरिक्सन ने पूरे संपूर्ण जीवन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 8 अवस्थाओं में बांटा है। स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर महत्व दिया गया है। इस कारण इनका कौन सा सिद्धांत है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया। अगला लास्ट ऑप्शन आपके सामने बचता है पियाजे। तो पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई हैं जो अभी हमने पढ़ी है। कौन कौन सी? तो एक बार और देख लेते हैं। एक तो होती है संवेदी प्रेरकीय अवस्था, जो पहली अवस्था होती है, पहली। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार से पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं।
हैं, 32 पुस्तकों का प्रकाशन किया है और स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो ये 4 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई? जीन पियाजे के द्वारा। कोहलबर्ग का हमने जाना है नैतिक विकास, एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास और स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। स्किनर का ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि स्किनर ने सर्वाधिक किस पर बल दिया, तो उन्होंने पुनर्बलन पर बल सर्वाधिक दिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत। अंतः संबंध और अंतः क्रिया अलग होती है, परंतु आपके प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विकास कभी न समाप्त होने वाली, मतलब निरंतर चलती रहती है, तो ये कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत हो गया। निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास अलग चीज होती है और वृद्धि अलग चीज होती है दोस्तों। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत। और विकास क्या होता है? आपके जीवन के हर क्षेत्र में विकास होता है, वो उसको विकास। और वृद्धि केवल शारीरिक होती है, केवल शारीरिक होती है, जबकि विकास मानसिक होता है, शारीरिक होता है, आपके संवेगात्मक होता है, सभी प्रकार से विकास होता है। मतलब व्यक्ति के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास होता है, उसको हम विकास कहते हैं। और वृद्धि केवल शरीर मात्र से, वृद्धि देखी जा सकती है, जबकि विकास को हम देख नहीं सकते। ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जो सब तरफ चलती रहती है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है, विकास करता रहता है अपना, तो वो विकास होता है। और वृद्धि एक निश्चित सीमा पर रुक जाती है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास में हम अंतर करके विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत कहता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कब करता है? संवेदी प्रेरकी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर एक और है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो तार्किक रूप से वस्तुओं व सेवाओं के, वस्तुएं क्या होती है? जो देख सकता है बच्चा। सेवाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, जो घटनाएं होती है उसके बारे में चिंतन प्रारंभ कब कर देता है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है, उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। तो सबसे पहले संवेदी प्रेरकी अवस्था, इसमें बच्चा कार्य कारण के संबंध में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता, वो केवल गामक क्रियाएं करता है, मतलब केवल जो उसके क्रिया से संबंधित होती है, जैसे कि हाथों को हिलाना, आंखों पर नियंत्रण, समन्वय स्थापित करना, इस प्रकार के कार्य संवेदी प्रेरकी अवस्था में करता है, वो गामक क्रियाएं करता है, यानी मोटर जो स्किल होती है छोटी छोटी वो करता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो कार्य व कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता। एक चिड़िया उड़ रही होगी और एक हवाई जहाज यानी एरोप्लेन उड़ रहा होगा, तो वो दोनों को क्या समझेगा? कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता। और जीववाद की, मतलब इन सब में जीव है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसमें रहता है। और तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये ही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चा तार्किक रूप से क्या कब सोचने लग जाता है? उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और वस्तुओं व घटनाएं, वस्तुएं उसको दिखती है और घटनाएं भी बालक देखता है, तो उनके बारे में कब से सोचने लग जाता है? तो उसका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में, यानी वो 7 से 12 वर्ष तक बच्चा तर्क करने लग जाएगा। तो मूर्त क्या होता है? जो आपको दिख रही है उन चीज़ों के बारे में सोचना, विचारना, तर्क करना मूर्त होता है। और अमूर्त, जो आपके सामने बिल्कुल नहीं दिख रही है, वो हो जाएगा अमूर्त, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में बालक विभिन्न वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है किसमें? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं बुद्धि के वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल विधि आधारित होती है। ये शारीरिक शिक्षा पर तो होती है, परंतु वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर सर्वाधिक लागू होती है। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं बच्चे? देखिएगा, समवयस्क समूह मतलब अपने समान वयस्क जो होते हैं, अपनी टोली बना के रहना, गैंग बना के रहना, इसको गैंग एज भी कहा जाता है। इतना तक मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। तो देखिएगा, किशोरावस्था में बच्चा अपनी एक अलग गैंग के साथ रहता है, स्कूल में भी अपनी उसकी मित्र मंडली होती है, और वो किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के
कार्य अपने नेता बनने की इच्छा रखता है तो वो समवयस्क मतलब देखिए सक्रिय सदस्य हो जाता है। सक्रिय सदस्य दिया है यहाँ पर, समवयस्क और सक्रिय पकड़ना है हमें शब्द, तो आप किशोरावस्था सही लगा पाएंगे। नहीं तो बच्चा मित्र मंडली के साथ तो बाल्यावस्था में भी रहता है, परंतु वह उसका सक्रिय सदस्य नहीं होता है और वो समवयस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समवयस्क और सक्रिय कब हो जाता है? वो किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरावस्था में गैंग एज कहा जा सकता है इसको, तो वो किशोरावस्था संबंधित होता है। मतलब विचार सबसे अलग ही होते हैं किशोरावस्था में बालक के। इसको बसंत ऋतु भी कह सकते हैं हम। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? क्या खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या फिर ऑडिटोरियम में? तो देखिएगा साथियों, विद्यालय एवं कक्षा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चे की एक्टिविटी रहती है, उसकी शिक्षा के साथ सहशिक्षा के क्षेत्र में भी बालक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और कक्षा में वो अपनी गतिविधियों के माध्यम से उसके बारे में हम उसका संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हुआ है ये जान सकते हैं। तो विद्यालय एवं कक्षा में उसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम जान सकते हैं, यानी अच्छी तरीके से उसको परिभाषित कहाँ किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा बौद्धिक विकास का पियाजे के अनुसार निर्धारण तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? क्या सामाजिक संचरण होगा, क्या अनुभव होगा, क्या संतुलीकरण होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा साथियों, अनुभव को पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, संतुलीकरण को भी स्थान दिया है, परंतु सामाजिक अंतरण, सामाजिक संचरण, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तो वाइगोत्स्की ने कहा है। अगर हम सामाजिक संचरण की बात करें तो वो अल्बर्ट बांडुरा ने कहा है। पियाजे ने सामाजिक संचरण पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया है, उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है, अनुभव पर बल दिया है और स्कीमा पर भी बल दिया है। स्कीमा का भी शब्द पूछा जाता है। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं में जीवन को बांटकर इस प्रकार से अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक? तो देखिएगा साथियों, हम देखते हैं पियाजे से संबंधित अवस्थाएं पहले भी देखिए, पर एक बार और देख लीजिए। जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी रहती है उसकी? जन्म से 2 वर्ष तक पहली अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं संवेदी प्रेरक की अवस्था, गामक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष तक जो रहती है वो दूसरी अवस्था, क्या कह सकते हैं हम इसको? तो इसको कह सकते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी 2 प्रकार की होती है, पूर्व प्रज्ञा काल और अंतः प्रज्ञा काल। और तीसरी जो अवस्था है वो होती है 7 से 12 वर्ष तक, और ये कौन सी अवस्था होती है? ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी अवस्था होती है वो वयस्क 12 वर्ष से लगाकर वयस्क तक, मतलब किशोरावस्था जो संबंधित होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो वो कौन सी? तो मूर्त अनुभव कहाँ? 7 से 12 वर्ष में सीखेगा ना बालक। मूर्त संप्रत्ययात्मक अवस्था कह सकते हैं हम इसको। तो मूर्त अनुभव जो उसके सामने दिख रही है उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है, विचार सकता है, तर्क कर सकता है बालक, तो वो 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो ये अमूर्त की अपेक्षा, अगर अमूर्त की पूछ ले यहाँ पर, ये मूर्त यहाँ आ जाए और अमूर्त यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। परंतु अगर यहाँ पर क्या है, अमूर्त और मूर्त, अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों को ज्यादा महत्व मिल रहा है, तो वो 7 से 12 वर्ष तक हो जाएगा। आज का आखिरी का प्रश्न देख लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, या फिर 12 वर्ष से अधिक तक? तो देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, हम सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था ही तो पढ़ते हैं। 0 से 2 वर्ष तक पहली अवस्था होती है, और बच्चा संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, मोटर स्किल के माध्यम से सीखता है, गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसी कारण इसको संवेदी प्रेरकीय अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था भी कह सकते हैं। तो दूसरी अवस्था की चर्चा करें तो 2 से 7 वर्ष तक रहती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहती है। तीसरी जो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक रहती है। और कौन सी अवस्था होती है? इसको मूर्त संक्रियात्मक, मतलब उसके सामने दिख रही है बालक को, उस वस्तु के बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है। और जो आखिरी की अवस्था होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त नहीं आता है आपके, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जिन पियाजे के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की सीरीज में, तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाओं में बांटा है। तो बच्चा जन्म के, इन्होंने कहा है कि बच्चा जन्म से 30 अवस्था की 30 दिन की अवस्था तक क्या होता है? प्रतिवर्त रिवर्सिबल क्रियाओं में अधिक माहिर होता है।
और उसके अनुसार पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो देखिएगा साथियों, आज हमने पियाजे से संबंधित और विभिन्न शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पढ़े। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।